हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपना जो क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपना लेसन नंबर 4 रनिंग में था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसकी 2 क्लासेज अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये है अपनी क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 में अपन ने कार्बन का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था, और क्लास नंबर 2 में सहसंयोजक आबंध के बारे में देखा था। क्या होता है सहसंयोजक आबंध, और कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उन क्वेश्चंस का कुछ समरी आपको बता चुका था। वहीं से अपन इसको स्टार्ट करेंगे भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, एक तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अधिकतम आपको क्लास को शेयर करना है भाई, ठीक है। चलो देखो भाई, तो अपन जहाँ से अपन ने इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, पिछले क्लास में अपन ने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि जो सहसंयोजी आबंध होता है इस रिगार्डिंग 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला होता है, जैसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिर पहला देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सहसंयोजी आबंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, क्योंकि सहसंयोजी आबंध का फॉर्मेशन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। H2 अणु का बनना दर्शाइए, यानी जो एग्जाम्पल आपने देखे थे, पहला ही एग्जाम्पल देखा था, वो पूरा पूछ सकता है। तो कैसे अपन सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सहसंयोजी आबंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा हाइड्रोजन अणु का बनना दर्शाइए। तो आपको बनाना है हाइड्रोजन अणु। तो पहले ये चेक करो कि इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट है। एक ही प्रकार का है, कौन सा? हाइड्रोजन। तो पहले तो हाइड्रोजन के अपन परमाणु स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये है हाइड्रोजन, और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक ही परमाणु होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या बन गया भाई? हाइड्रोजन परमाणु। अब आगे देखो, H2 अणु में है कितने हाइड्रोजन परमाणु? 2। तो दोनों एक साथ लिखेंगे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा और एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश K है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और K में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो अपना कंप्लीट करने के लिए दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये जो हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, इसके पास 2 हो गए, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, इसके पास भी 2 हो गए। और आप लोग जानते हो जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कितने बंध बनता है? एक बंध बनता है। तो ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में एकल बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्रकार निर्माण हो गया हाइड्रोजन अणु का। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहसंयोजी आबंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, एग्जाम्पल कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर अपने लिया हाइड्रोजन अणु, उसका बनना दर्शाइए। तो एक कंप्लीट आपको इस प्रकार बनाना है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला देखना, हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाए तो ये पूरे जितने भी चरण है ना, इसमें से ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको ये बनाना है भाई। यदि हाइड्रोजन अणु की पूछी है तो ये आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध है? तो आप लोग जानते हो यदि एकल बंध है तो एक सहसंयोजी आबंध होता है, द्विबंध है 2 सहसंयोजी आबंध होते हैं, त्रिबंध है तो 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन अणु है
दोनों परमाणु के बीच में कितना बंध है, आपको एक बंध दिखाई दे रहा है, तो सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है भैया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजी आबंध की संख्या 1, इसमें हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इसके नीचे मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे अलग से, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और मैथेन की, तो अपन ये भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पहले CO2 देखते हैं। देखो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखना कैसे बनाएंगे। यदि कंप्लीट पूछेगा तो पूरा बनाना ही है, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे बनाएंगे। देखो एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ऐसा ही है ना। कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ इनको ना, थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन से लेगा, 2 इससे लेगा, और इस प्रकार इस कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 से साझा कर लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इन 2 से साझा कर लेगा। इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये ही है CO2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर। आगे है मैथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो CH4 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और आप लोग जानते हो कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन के बाइटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सभी हाइड्रोजन के बाइटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अपने बाइटम कोष को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन इससे, और ये हाइड्रोजन इससे। इस प्रकार सभी हाइड्रोजन के बाइटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कार्बन भाई साहब के पास 4 ही हैं, तो क्या करेगा, चारों हाइड्रोजनों के 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, और इस प्रकार इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये बन चुका है क्या, मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर। सपोज करो यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मैथेन में सहसंयोजी आबंध की संख्या कितनी है, तो देखो यही से अपन कैसे निकालेंगे। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो एकल बंध बन जाएगा। यहाँ पर 2 का साझा हो रहा है, एकल बंध ये बन जाएगा। यहाँ पे 2 का साझा हो रहा है, एकल बंध ये बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 का साझा हो रहा है, एकल बंध ये बन जाएगा। कितने सहसंयोजी बंध है, काउंट करो, 1 2 3 4। 4 एकल बंध है, तो 4 ही सहसंयोजी बंध है। भाई एक एकल बंध से एक सहसंयोजी बंध, 4 एकल बंध है तो 4 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे किसमें, मैथेन अणु में, मैथेन के एक अणु में। यदि CO2 को पूछ ले जाए तो कितने सहसंयोजी बंध होंगे, 4 होंगे। कैसे, देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो एक बंध ये बन जाएगा, 2 ये है, एक ये बन जाएगा, 2 ये साझा, एक यहाँ, 2 ये, एक यहाँ, तो द्विबंध से 2 सहसंयोजी बंध, तो एक द्विबंध तो ये रहा, एक ये रहा, 2 इससे, 2 इससे, 4 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे CO2 के एक अणु में। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो सहसंयोजी आबंध से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कंप्लीटली पूछा जाएगा कि कोई सा भी यौगिक अणु जो भी आपको दिया जाए उसको सहसंयोजी आबंध के द्वारा कैसे बनेगा, या उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या उसमें सहसंयोजी बंधों की संख्या भी पूछी जा सकती है। ऑलराइट भाई, चलो आगे बढ़ो। तो ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति।
सर्वतोमुखी यानी सभी के सामने मुख होना, यानी सभी से अटैचमेंट होना। अब कार्बन सभी से, सभी का मतलब है सभी तत्वों से क्यों जुड़ता है? आपको पता है कार्बन के अंदर एक कैपेसिटी होती है सहसंयोजी आबंध बनाने की, ठीक है, तो ये उसी के कारण ऐसा होता है। तो टॉपिक हमारा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी सभी से जुड़ने का गुण पाया जाता है इसके अंदर। तो देखिए सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिसके दो कारण होते हैं। भाई पहले तो ना सहसंयोजी आबंध के कारण ऐसा हो रहा है। अब इसके अंदर भी दो रीजन होते हैं कि जब कार्बन है वो अन्य तत्वों के साथ जुड़ेगा और बहुत सारे यौगिक बनाता है, उसके जनरली दो रीजन होते हैं। पहला होता है संकलन, जिसे कैटेनेशन भी बोला जाता है। दूसरा होता है चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है कि सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिसके दो कारण होते हैं भाई। पहला कारण संकलन, दूसरा चतुसंयोजकता। अब दोनों को डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। हाँ भाई, पहला गुण है संकलन यानी कैटेनेशन, दूसरा है चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। पहला देखते हैं संकलन। देखिए श्रृंखलन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ना श्रृंखला बनेगी। कैसे बनेगी? तो पहले देखते हैं होता क्या है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की यानी बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कैसे? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके एक श्रृंखला बनानेगा। हो सकता है 4 कार्बन की हो सकती है, 4 से अधिक की भी हो सकती है ना। ये देखो ऐसे श्रृंखला ही बना सकता है। कुल मिला के क्या है कि कार्बन कार्बन के ही अन्य तत्वों, अन्य परमाणु के साथ जुड़ करके और उनके साथ आबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिससे क्या होगा, काफी बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। देखो 2 कार्बन का अणु बन सकता है, यौगिक बन सकता है, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 का, 6 का, तो बहुत संख्या में कार्बन के यौगिक बन सकते हैं। इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन, ठीक है। कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्लियर है भाई? सेकंड देखते हैं चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। और ये तो आप लोग ना पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, या बोले तो कार्बन के वैतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो चतुसंयोजकता, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन चतुसंयोजक होता है। क्योंकि वैतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए तो 4 देगा, 4 लेगा, लेकिन दोनों काम नहीं करता है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ठीक है। तो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन चतुसंयोजक होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अब देखो, अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब वैतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, लेकिन ये ना तो लेता है ना देता है, केवल इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अब किस किस से कर सकता है? देखो कार्बन के वैतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये अपने वैतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए या वैतम कोश को पूरा करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़कर कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो कार्बन होता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ जुड़ करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। इसके 2 कारण होते हैं, श्रृंखलन, चतुसंयोजकता। श्रृंखलन के कारण तो क्या होगा कि कार्बन अन्य कार्बनों के साथ जुड़ करके बहुत सारे यौगिक बनाता है, ठीक है। और चतुसंयोजकता के कारण क्या होगा, कार्बन या तो कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या क्लोरीन के साथ आदि अन्य तत्वों के परमाणु के साथ जुड़ेगा और अनेक सारे यौगिक बनाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, उसको देखना भाई। देखो पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
वो जनरली सजीवों के अंदर ही निर्मित होते हैं, जिसे हम जैव संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक वोहलर, उसने क्या किया, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना लिया। ठीक है, कैसे बनाया था उसको देखना एक बार चलो ये देखो, इसमें लिखा गया है कि सर्वप्रथम सन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नामक रसायन शास्त्री ने अमोनियम साइनेट यानी अकार्बनिक यौगिक, हालांकि अमोनियम साइनेट से डायरेक्ट नहीं बना था, पहले अमोनियम साइनेट को बनाया गया था। ये तो एक कार्बनिक यौगिक है, इससे फिर क्या बना, कृत्रिम तरीके से यूरिया कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में कृत्रिम तरीके से अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। यानी पहला कार्बनिक यौगिक जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है वो यूरिया है। बनाया कैसे था, ध्यान रखना, अमोनियम साइनेट तो कार्बनिक यौगिक है एक तरीके से, इसमें कार्बन आएगा, लेकिन इसको ना पहले अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया था, फिर इससे आगे यूरिया बना। देखो कैसे आप समझ रहे इस चीज़ को, एक बार इसको छोड़े, एक बार ये जो देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो एक तो था अमोनियम सल्फेट, एक तो क्या था, अमोनियम सल्फेट था। ठीक है, एक था अमोनियम सल्फेट था और एक था पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट सूत्र क्या होता है वो देखना। अमोनियम साइनेट, देखो अमोनियम का सूत्र होता है NH4+ और सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट सल्फेट का होता है SO4 2-। अमोनियम NH4+, सल्फेट SO4 2-, दोनों जुड़ेंगे, ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 कटेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, NH4 के नीचे तो हो जाएगा 2, तो NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, और SO4 के नीचे जाएगा 1 लिखा नहीं जाता है। ये सूत्र बन गया अमोनियम सल्फेट का। प्लस पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम होता है K+, साइनेट होता है OCN-, तो +1 से -1, तो ये बन जाएगा KCNO या KOCN। क्लियर है। अब देखो अब विक्रिया होगी तब क्या बनेगा, NH4+ होता है, ये माइनस होता है, K+ होता है, CNO- होता है, तो NH4+ और ये माइनस दोनों जुड़ेंगे, +1 से -1 कट जाएगा, बन जाएगा NH4CNO। इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। प्लस सल्फेट माइनस पोटेशियम प्लस, तो -2 होगा, +1 होगा, तो इसका 2 पोटेशियम के नीचे K2SO4, क्या बन जाएगा K2SO4। ये मैं पहले भी सीख चुका हूँ। अभिक्रिया कैसे हो रही है, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो आपने क्या किया, देखो अमोनियम सल्फेट है ना, ये अकार्बनिक यौगिक है, हालांकि पोटेशियम साइनेट के अंदर देखो कार्बन आ रहा है, ये साइनेट होता है लेकिन साइनेट में भी कार्बन तो है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। चलो ये तो कार्बनिक यौगिक है लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक है, तो अकार्बनिक यौगिक का यूज करके पहले अमोनियम साइनेट बनाया गया और फिर इस अमोनियम साइनेट से क्या बना, यूरिया बना। कैसे, ये जो NH4CNO है, ये NH4OCN है, इसको किया गया गर्म। जब गर्म किया गया तो हमें यूरिया प्राप्त हुआ, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया, डायरेक्ट नहीं बना था। पहले अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट की अभिक्रिया करवाई गई, जिससे क्या हुआ, ये अमोनियम साइनेट बना, पोटेशियम सल्फेट बना, फिर इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, यूरिया प्राप्त हुआ। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, अब ध्यान से देखना आप लोग, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है कि सर्वप्रथम सन 1828 में फ्रेडरिक वोहलर नामक रसायन शास्त्री ने अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक, जो कि ये था, से कृत्रिम तरीके से यूरिया यानी कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बना था वो यूरिया था, कृत्रिम तरीके से। ठीक है, यूरिया का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, NH2CONH2, रासायनिक नाम इसका कार्बामाइड होता है, अन्य नाम इसे यूरियोफिल भी कहते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी यूरिया संबंधित, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर, आगे देखो भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बनिक यौगिक। एक मिनट रुकिएगा भाई, गर्मी बहुत है,
देखो गर्मी की वजह से है ना मैंने ये पीपीटी पहले तैयार कर ली है, क्योंकि यदि यही चीज़ें मैं लिखता तो ना बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने लिख कर के पहले रेडी कर लिया है ताकि पढ़ाने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है ना। हालांकि वैसे लिखता तो देखो कंटेंट भी कम मिल पाता आपको, टाइम भी ज़्यादा लगता और गर्मी से परेशान होती वो अलग। तो सिंपल से मैंने किया पहले थोड़ा सा पीपीटी तैयार कर लिया ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके और थोड़ा गर्मी से राहत मिल सके ना भाई। ठीक है, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखें, कार्बनिक यौगिक। देखो है क्या, जो भी यौगिक होगा उसमें मेजर रूप से, मुख्य रूप से कार्बन होगा। अब कार्बन के अलावा आप लोग जानते हो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से, है ना, अन्य तत्वों के परमाणु से इजीली जुड़ सकता है। तो वो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, क्योंकि मेन चीज कार्बन होगा। लेकिन अपन यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक लेंगे कि ऐसा कार्बन जो केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें जो भी कार्बन है केवल हाइड्रोजन से जुड़े हैं, उससे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक यौगिक में जो भी अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन। ये बात समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है क्या भाई? कार्बनिक यौगिक का मतलब है कार्बन अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर, क्लोरीन, किसी से भी जुड़ सकता है। लेकिन अपन पहले वो कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं जिसमें जो कार्बन है केवल हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, इसलिए नाम पड़ जाएगा अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसे शॉर्ट में H.C लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो पहले तो परिभाषा सिंपल सी बात है कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब देखते हैं इसके टाइप, प्रकार। तो सुनना भाई, देखिए हाइड्रोकार्बन है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, या तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा या चक्रीय हाइड्रोकार्बन होगा। ये जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ये पूरे दो भागों में होते हैं, या तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा या असंतृप्त होगा। संतृप्त का सिंपल सा एग्जाम्पल होता है एल्केन, असंतृप्त के दो एग्जाम्पल होते हैं एल्कीन और एल्काइन। और ये जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये पूरे हाइड्रोकार्बन का टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा उदाहरण है एल्केन, और असंतृप्त के दो हैं एल्किन और एल्काइन। और इसके दो टाइप हो गए चक्रीय के, एलिफेटिक, एरोमेटिक। अब इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो मैं मोटी मोटी जानकारी बता देता हूँ, फिर एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एलिफेटिक, एरोमेटिक के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सुनना भाई, देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब होता क्या है वो देखना, इसको मैंने किया साइड में। हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। क्लियर? एक चीज़ और, एक बात ध्यान रखना, कार्बन है ना वो चार बंध बनाता है। कितने बंध? चार बंध। कि ये जो कार्बन है ये चार बंध बनाएगा। चारों बंध सारे सिंगल भी हो सकते हैं, पहली चीज। चारों बंध में से दोनों डबल डबल भी हो सकते हैं। चारों बंध में से दो डबल हो सकते हैं, एक एक सिंगल हो सकता है। चारों बंध में से तीन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा तत्व जुड़ रहा है। जैसे नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन तो तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, तो तीन बंध बनाएगा। ऑक्सीजन दो बनाएगा तो दो से जुड़ेगा ना। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन तो डबल से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन सिंगल से जुड़ जाएगा। तो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, चारों सिंगल भी हो सकते हैं, चारों में से वो डबल डबल दो डबल भी हो सकते हैं, एक डबल दो सिंगल हो सकते हैं, या एक ट्रिपल एक सिंगल हो सकता है। कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कार्बन अधिकतम चार बंध बनाता है और चार ही बनाता है। ये चीज क्लियर है अपनी? चलो आगे बढ़ो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? चार। तो सुनना, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है कि जो कार्बन है ना वो केवल हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और एक चीज और, हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है। कितना? एक बॉन्ड। सुनना, ये कार्बन
4 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ये रहा, 2 3 4, सिंगल ले रहा हूँ मैं। इस कार्बन देखो एक ये रहा 2 3 4, इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, और सभी से जोड़ दो हाइड्रोजन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, यानी वे कार्बनिक यौगिक जो केवल किस किस से मिलकर बने हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से। तो अपन हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन। तो देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया है और हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन 1 ही बंध बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब सुनो, मुझे बताओ, क्या सारे जो भी कार्बन है, ये जो कार्बन की श्रृंखला है, ये सीधी है क्या? अरे सीधी श्रृंखला है ना, कोई चक्कर थोड़ी बना रही है। तो ये है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखना, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, 3 4, इसने 2 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 बना लिया, 3 4, सभी से जोड़ दो हाइड्रोजन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। दोनों में ना डिफरेंट देखो, डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो कार्बनिक श्रृंखला सीधी है, जबकि यहाँ पर कार्बन की जो श्रृंखला है उसने चक्कर बना लिया, या यूं कहे वलय बना लिया, एक रिंग बना ली। रिंग बनाई कि नहीं बनाई? अब सुनो परिभाषा, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यानी वे हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय का मतलब है अ प्लस चक्र, यानी चक्र अनुपस्थित होगा, वलय नहीं होगी, सीधी श्रृंखला होगी। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एक सीधी लंबी श्रृंखला पाई जाती है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और चक्रीय में कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ के चक्र वलय का निर्माण करती है। तो ये चीज क्लियर है आपकी? तो देख सकते हैं आप लोग, आगे मैंने परिभाषा भी लिखी है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कि इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन केवल लंबी श्रृंखलाएं लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है। देख सकते हैं कार्बन केवल लंबी श्रृंखला है, चक्कर नहीं है। अब ये 2 प्रकार का हो जाएगा, साफ साफ लिखा है, यह भी निम्न 2 प्रकार का होता है, संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। फर्क क्या है दोनों में देखिएगा। तो एक मिनट रुकना, इसको हाँ देखो भाई, ये चीज क्लियर। यहाँ पे ये बॉन्डिंग नहीं है ना, एक मिनट रुकना, मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। हाँ जी, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मैंने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी से जोड़ दो हाइड्रोजन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अब देखो, क्या यहाँ पर भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है क्या, और यहाँ पर भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो दोनों किसके उदाहरण हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, चलो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं यहाँ पे। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 3 बना लिए, 4, इसके 4 हो चुके। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी से जोड़ दो हाइड्रोजन, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन समझ में आ गई। पहला है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है वो अचक्रीय है, और यदि कार्बन की श्रृंखला जुड़कर चक्कर का निर्माण करे, वलय का निर्माण करे, तो चक्रीय हो जाएगा। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर भी कार्बन श्रृंखलाएं लंबी सीधी श्रृंखला हो रही है, यहाँ पर भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है, चक्कर नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। और यहाँ पे देखो
डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो वे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी इसमें क्या होगा, जो कार्बन परमाणु है कार्बन की श्रृंखला तो पाई जाएगी लेकिन सभी कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि कार्बन की जो श्रृंखला है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है यानी द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। यदि कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे एल्कीन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे एल्काइन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एग्जाम्पल तो है एल्केन का, ये एग्जाम्पल है एल्कीन का, और ये एग्जाम्पल है एल्काइन का। और ये चीज मैंने परिभाषा में लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन वे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्केन। और एल्केन बनाने का सूत्र ये है CnH2n+2। क्या होता है ये आगे ही समझ में आएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत यूज होगा भाई, इसमें एन का मान रख के हम बहुत सारे एल्केन बना देंगे, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे बहुत सारे एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, सभी में कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। आगे देखो, सेकेंड है इसका असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो वे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्किन, एल्काइन। एल्किन होगा तो इसमें कार्बन कार्बन बीच में द्विबंध पाया जाएगा और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यानी यहाँ पे n का मान रख के हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारी एल्किन, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे बहुत सारी बना सकते हैं। सेकेंड एल्काइन, इसमें क्या होता है कार्बन कार्बन बीच में त्रिबंध पाया जाता है, इसका सूत्र ये होता है CnH2n-2। यहाँ पर भी n का मान रखे बहुत सारे एल्काइन बनाए जा सकते हैं, जैसे इसमें मैथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे बहुत सारे एल्काइन बनाए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है, ये जो आपने फॉर्मेट बनाया था इसमें अचक्रीय वाला कंप्लीट हो गया। क्लियर। आगे बात करते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन में देखो क्या होगा कि इसमें कार्बन परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, जो श्रृंखला होगी वो किसका निर्माण करेगी, चक्कर का निर्माण करेगी। तो इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन श्रृंखलाएं चक्कर या वलय के रूप में पाई जाती है। ये भी दो प्रकार का होता है। वलय के रूप में कैसे, इधर देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये कार्बन आ गया, ये कार्बन, चलो 4 का बनाता हूँ मैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, आप लोग जानते हो प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इस कार्बन ने कितने बना लिया, 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4। ठीक है, और लगा दो हाइड्रोजन, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रो कार्बन पढ़ रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसने देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगा दो हाइड्रोजन। क्या दोनों एग्जाम्पल में कार्बन श्रृंखलाएं चक्कर बना रही है क्या, देखो चक्कर बना रही है, यहाँ पे देखो चक्कर बना रही है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है एकांतर क्रम में, एक छोड़ करके एक, पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है एकांतर क्रम में है। तो यदि कार्बन परमाणु जोड़कर चक्कर का निर्माण तो करे लेकिन एकांतर क्रम में द्विबंध नहीं पाए जाए तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक। और यदि कार्बन परमाणु जोड़कर चक्कर का निर्माण तो करते हैं साथ ही एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु जोड़कर चक्कर यानी वलय का निर्माण तो करते हैं परंतु जो वलय है उसमें एकांतर क्रम में द्विबंध नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो नहीं है,
सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जैसे साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसे बनता है साइक्लोहेक्सेन का। हेक्सेन 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इसने 2 बना लिया, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 और सभी से जोड़ दो हाइड्रोजन, सभी से हाइड्रोजन। तो आप लोग देख सकते हो 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन, सूत्र बन गया C6H12। ठीक है। सेकंड में क्या होगा, वलय का निर्माण तो होगा लेकिन एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड भी होगा। तो वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु जुड़कर चक्रीय वलय का निर्माण तो करते हैं तथा साथ ही वलय में एकांतर क्रम में द्विबंध भी पाया जाता है, एरोमेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। जैसे साइक्लोहेक्सिन बेंजीन C6H6 कैसे बनेगा, 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, एकांतर क्रम में। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन 3 बना लिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी से हाइड्रोजन जोड़ दो। तो 6 तो कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, सूत्र बन गया C6H6। तो मेरा मकसद केवल अभी आपको मोटा मोटी ये जो डेफिनेशन है ये समझाने का था। हालांकि अभी अपन बहुत सारे एल्कीन लेंगे, एल्किन लेंगे, एल्काइन भी लेंगे, है ना, और एलिफेटिक के एग्जाम्पल भी देखेंगे, एरोमेटिक के एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आई थिंक मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये जो टेबल मैंने आपको बताई थी, ये बताइए आपको समझ में आई या नहीं आई। पहले तो आप लोग ये बता दीजिए। मैं ये एग्जाम्पल्स को यहाँ से हटा लेता हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हटा लेता हूँ एक बार में। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे थे इनको मैं हटा लेता हूँ भाई। हाँ, तो जो कार्बनिक यौगिक में अपन पहले डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन, उसकी डेफिनेशन क्लियर है कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने जो भी कार्बनिक यौगिक है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रकार की बात करते हैं तो ये अपने प्रकार हो गए थे हाइड्रोकार्बन के, अचक्रीय, चक्रीय, अचक्रीय में 2, संतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त के एक एग्जाम्पल एल्केन, इसको 2 एग्जाम्पल एल्किन और एल्काइन, और इसके 2 टाइप एलिफेटिक, एरोमेटिक। अचक्रीय में हाइड्रोकार्बन में क्या था कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन श्रृंखला जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बनाएगी। ठीक है। अब यदि उस सीधी श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो जाएगा, और कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त, डबल बॉन्ड है यदि तो एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। और यदि कार्बन श्रृंखला जुड़कर चक्कर का निर्माण करे, वलय का फॉर्मेशन करे तो चक्रीय। उस वलय में यदि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, तो वो हो जाएगा एलिफेटिक। और यदि वलय में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, एक छोड़ करके, तो एरोमेटिक। ये चीज़ क्लियर। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो अपन इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये जितने भी एल्केन हैं, एल्किन हैं, एल्काइन हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। जैसे एल्केन बनाने का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। वैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक बनाने का तरीका बताऊंगा। जैसे आपने एलिफेटिक एग्जाम्पल देखा था अभी साइक्लोहेक्सेन C6H12, उसका एरोमेटिक का देखा था साइक्लोहेक्सीन, जिसे बेंजीन भी कहते हैं C6H6। तो कैसे तो स्ट्रक्चर बनती है, कैसे उनका सूत्र बनता है, क्या उनका नाम होता है, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई। तो एक तो आपसे गुजारिश करूँगा, वीडियो को तो लाइक करना ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखना है, और वीडियो को अधिकतम शेयर भी करना है ना। आप लोग भी शेयर करने में थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो, जो कि बर्दाश्त लायक नहीं है। थोड़ा समझ कीजिए भाई ना। देखो जब तक ना क्राउड नहीं होगा ना, बच्चों तक चीज़ें नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा मीडियम क्या है, हमारा माध्यम क्या है, हमने वीडियो बनाया और चैनल पे डाला। अब उसको बच्चों तक पहुंचाने का काम तो आप लोगों का है ना। 10 बच्चे ने देखा तो 10 बच्चे 2-2 बच्चों के पास से भेजते हैं, तो कितने सारे बच्चे और जुड़ जाते हैं, वो आगे भेजेंगे। तो धीरे धीरे ना ऐसे ही क्राउड बनता है, एक चैन बनती है। तो आप लोग धीरे धीरे बच्चों को जोड़िए,
है ना। वीडियो को शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, औरों का भी फ़ायदा, है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखो भाई। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।